आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो और ये है 23 अक्टूबर का दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। आज उन्होंने अलग अलग जगहों पर रैलियां की, लालू राज का अतीत याद दिलाया और विधानसभा चुनावों में कश्मीर और गलवान जैसे राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र किया। तो आज मोदी की रैलियों से क्या संकेत मिले, उसका मतलब क्या निकला, ये समझेंगे। और नालंदा के एक लड़के से मिलवाएंगे जिसे नौकरी दिलाने के न बीजेपी के वादे पर यकीन है और न ही तेजस्वी के। अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डिबेट में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का जिक्र नेगेटिव तरीके से किया। कहा कि भारत की हवा बहुत गंदी है। बात तो उनकी सही है, लेकिन लोग बड़े नाराज हैं हमारे यहाँ, खास तौर से विपक्ष। इसके डिप्लोमेटिक मायने क्या हैं, यानी सरकार के लिए इसका मतलब क्या है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात होगी वेब सीरीज मिर्जापुर 2 की, जो कल रिलीज हुई और हमारे एक साथी ने पूरी देख डाली है। कहानी नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ ये बताएंगे कि लोग कैसे मजा ले रहे हैं। लेकिन पहले हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे से। केंद्र सरकार ने करीब 130 करोड़ देशवासियों को कोविड-19 का टीका देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। सरकार का अनुमान है कि एक व्यक्ति को टीका देने के लिए करीब 385 रुपए खर्च होंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान महबूबा ने कहा कि अनुच्छेद 370 वापस लेकर रहेंगे। जब तक ऐसा नहीं हो जाता वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि कश्मीर के अलावा वो कोई झंडा नहीं उठाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 3 रैलियों को संबोधित किया। सासाराम, गया और भागलपुर में पीएम ने रैलियां की। पीएम मोदी के निशाने पर इस दौरान लालू परिवार रहा और किसानों को फोकस में रखकर उन्होंने बात की। और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने आज बिहार के नवादा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण और प्रवासी मजदूरों का मसला उठाया, तो तेजस्वी यादव ने लोगों को रोजगार देने का वादा किया। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वो खतरे से बाहर है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 54,366 नए मामले सामने आए और 690 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 7,539 नए मामले सामने आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत, चीन और रूस का रिकॉर्ड खराब रहा है। इसके बाद इस टिप्पणी पर भारत में सियासी घमासान मच गया। और भारतीय स्मार्टफोन मेकर माइक्रोमैक्स 3 नवंबर को एक बार फिर से स्मार्टफोन मार्केट में वापसी कर रही है। सीईओ राहुल शर्मा ने वीडियो में कहा था कि बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और अब मार्केट में वापसी कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कैसे माइक्रोमैक्स चीनी कंपनियों को टक्कर देती है। आज तक रेडियो पर यह है दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। साथियों, बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी अवतार में आज लौट आए। दिन भर की शुरुआत आज इसी से करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है और उससे 5 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई रैलियां की। और जैसा कि हर बार होता है, अपने करिश्मे से, अपनी दलीलों से उन्होंने वोटरों से अपील की कि वो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के लिए वोट करें। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का जो 15 साल का शासन था, लालू राज जिसको कहते हैं, उसकी याद दिलाई उन्होंने और कहा कि विकास के लिए वोट दें, उन्हें वोट ना दें जिन्होंने बिहार की छवि बीमारू राज्य की बना दी। बिहार इलेक्शन में बहुत कम समय बचा है और किसी भी विधानसभा चुनाव में यही वो टाइम होता है जब नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है और वो उन वोटर्स को लुभाने में बीजेपी के लिए बड़ी भूमिका निभाते हैं जो अब तक अनडिसाइडेड हैं, जो तय नहीं कर पाए हैं कि अभी किसे वोट करना है। हमारे साथी हैं प्रभाष के दत्ता। राजनीति उनका पसंदीदा विषय है और बिहार की पॉलिटिक्स को खासतौर से समझते हैं। प्रभाष, प्रधानमंत्री ने जो आज तमाम रैलियों में कहा उसका सार क्या था? देखिए, उन्होंने 2-3 बातें कही जिनको हम समझ सकते हैं।
एक उन्होंने कहा कि बिहार में जो नरेंद्र मोदी की थ्योरी है डबल इंजन ग्रोथ की, यानी कि केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी या एक ही गठबंधन की सरकारें हों, तो बेहतर ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ या दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज वो नहीं होती हैं, इसलिए बेहतर होता है राज्यों के लिए। तो इसका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि नीतीश कुमार एनडीए में होते हुए जब यहाँ मुख्यमंत्री हो और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, ये सिर्फ 3 साल का समय रहा है। उसके पहले का जो वक्त रहा है वो यूपीए के साथ का शासन था, जिस समय नीतीश कुमार को बिहार के लिए फंड लेना या अपनी नीतियों को लागू करवाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, यानी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा था। इस लॉजिक को आप पीछे की तरफ ले जाएं तो जब लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी का शासन रहा बिहार में, तो उस वक्त भी लार्जली बिहार में जो पार्टी केंद्र में सत्ता में थी, उसकी विपक्षी पार्टी केंद्र में सत्ता में थी, चाहे वो वाजपेयी का समय हो या उनके पहले गुजराल और देवेगौड़ा का समय हो या फिर कांग्रेस के समय जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो ये कहा कि एक डबल इंजन ग्रोथ थ्योरी पे बिहार का विकास नहीं हो पाया है। ये एक बात उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि 2005 के बाद बिहार में किस तरह का विकास हुआ और उसके पहले किस तरह का विकास हुआ जब आरजेडी का शासन था। इसको रख के वोट करें, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी बात यह है प्रभाष कि अभी जो गठबंधन के समीकरण हैं, है ना, जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर लड़ रहे हैं, एलजेपी अलग है, लेकिन एलजेपी कह रही है कि हम चुनाव के बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, हम जेडीयू के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं। तो इस दिशा में एलजेपी और जेडीयू क्या दोनों को साधते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए? कोई हिंट उन्होंने ड्रॉप किया इस कॉन्टेक्स्ट में? प्रधानमंत्री मोदी की आज की जो पहली रैली थी सासाराम में, वहाँ एक तो जो उन्होंने बात कही वो महत्वपूर्ण है और दूसरी बात वो भी महत्वपूर्ण है जो उन्होंने नहीं कही। जैसे सासाराम रोहतास जिले में है बिहार के, यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र है, सीटें हैं। इनमें से 5 पे जेडीयू लड़ रही है और 2 पे बीजेपी, यानी वो लार्जली जेडीयू के लिए कैंपेन करने आए थे। लेकिन एक तीसरा फैक्टर यहाँ, तीसरी पार्टी है एलजेपी, जिससे बीजेपी के जो 9-10 रेबल्स रहे हैं उनमें 2 सबसे बड़े नाम रामेश्वर चौरसिया और राजेंद्र सिंह, ये दोनों रोहतास जिले से हैं और एक तो सासाराम से ही कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सासाराम वही जगह जहां आज मोदी ने अपनी रैली, तो ये और ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी भाषण में आज चिराग पासवान का नाम लिया और ना ही बीजेपी रेबल्स के खिलाफ कुछ बोला है। उन्होंने साथ ही इसके रामविलास पासवान जो हाल में गुजर गए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों के लिए और दलितों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी बिहार की राजनीति में और उन्हें अपना व्यक्तिगत निजी दोस्त भी बताया। तो ये बिहार की अभी की जो राजनीति चल रही है, चुनावी गठबंधन की जो राजनीति चल रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो मोदी के विजन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं बिहार में, इसलिए वो अकेले लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जनता से कि उनकी ख्वाहिश है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू से स्वतंत्र हो जाए और बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो, और वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी एलजेपी का गठबंधन होगा जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, ये तो एक बात हुई। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात की, उनको भी वो बिहार इलेक्शन में लेकर के आए। पहले सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या। आज हालत ये हो गई है कि लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। तो प्रभाष, ये नरेंद्र मोदी ने कहा, और भी कई बातें थी। जब भी मोदी विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए जाते हैं, उसमें एक पैटर्न दिखता है। उसमें राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे होते हैं, जिसको कहते हैं कि वो वोट शिफ्ट करने में बड़े निर्णायक होते हैं, उनको मोदी लेकर के आते हैं। और उस नजरिए से आज क्या क्या दिखा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो देश में अभी सबसे अच्छे कम्युनिकेटर्स में से एक हैं और राजनीति में जो लोग एक्टिव हैं
उनमें से इनके जैसा कम्युनिकेटर शायद अभी की स्थिति में दूसरा नहीं है। तो और आमतौर पे मोदी की रैली बीजेपी प्लान करती है तो ऐसे समय में करती है जबकि चुनाव बिल्कुल वोटिंग के बिल्कुल करीब आ गई हो, जनता पे सबसे ज्यादा असर हो, और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सरप्राइज एलिमेंट्स लाते हैं और बीजेपी के जो कोर मुद्दे हैं उनको आप राष्ट्रवाद के चारों तरफ देख सकते हैं। उन मुद्दों पे वो जम के बोलते हैं और बिल्कुल नितांत जो स्थानीय चुनाव होता है उसमें भी राष्ट्रवाद हावी हो जाता है। ये पैटर्न हमने कई राज्यों में देखा है। बिहार में भी आज जो रैली की उसमें उन्होंने गैलवान वैली में जो चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की जो एक वायलेंट क्लैश हुआ था उस क्लैश का जिक्र किया। वो बिहार रेजिमेंट की टुकड़ी थी। तो ये एक उन्होंने कनेक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश की। दूसरा राष्ट्रवाद का मुद्दा वो लेकर आए जब कहा कि विपक्ष जो है जिसमें वो आरजेडी को भी शामिल करते हैं, कांग्रेस तो है ही, वो 370 जो बीजेपी का बहुत पुराना मुद्दा रहा है जिसको लेकर लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कैंपेन किया है और पहले भी करते रही है बीजेपी। तो एक उस मुद्दे को लेकर है, उसका एक अपना टेंजेंशियल बेनिफिट हर चुनाव में हर जगह होता है। कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो ये और साथ में उन्होंने रफाल रक्षा सौदा का भी जिक्र किया। तो वो कुल मिला के राष्ट्रीय मुद्दों को स्थानीय चुनाव के मुद्दों के साथ जोड़ के लोगों के सामने एक पैकेज प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और आज बिहार में रैलियां सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं थीं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भी साझा रैलियां थीं। नवादा में राहुल गांधी बोले, सुनिए क्या बोले। जब आप प्यासे थे तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। प्रभाष, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं और विपक्ष के पास बिलाशक बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वो आगे रख सकता है अपने कैंपेन में। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी तकनीकी तौर पर तो है ही, कितनी मजबूत कितनी कमज़ोर मालूम नहीं, लेकिन बात करने के लिए बहुत कुछ है। कोरोना का समय है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है। तो ऐसे में विपक्ष का नैरेटिव क्या है जिसे अब एकदम आखिरी दौर में वो ज़ोर शोर से दोहराएंगे? देखिए, विपक्ष का नैरेटिव बिल्कुल साफ है कि 15 साल मिले हैं नीतीश कुमार को काम करने के लिए, और 15 साल के बाद जब अभी कोविड का संकट आया था या माइग्रेंट्स लेबरर्स का संकट आया था तो सरकारी मशीनरी बहुत सक्षम नहीं दिखी। तो उनका आरोप ये है कि अगर 15 साल में नीतीश कुमार की सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया है, पर्याप्त एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया है, इन बातों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस वहां ग्राउंड पे काम कर रही है और वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। हाल के पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि तेजस्वी यादव के रैलियों में भीड़ अच्छी खासी आ रही है। ये एंटी इनकम्बेंसी 15 साल का है, उससे भी लोग एक नई लीडरशिप की तलाश करते हुए दिख रहे हैं। अब वो कितना कन्वर्ट होता है, चुनावी रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी ग्राउंड पे थोड़ी मोबिलिटी है विपक्ष के फेवर में भी। ये थे प्रभाष के दत्ता। बिहार चुनाव कवर करने के लिए हमारी कई टीमें वहाँ हैं, लोगों से बात कर रही हैं, अलग अलग शहरों में हैं और चुनावी समीकरण समझने से इतर वो लोगों की ज़िंदगियों के अनदेखे पहलू भी सामने लेकर आ रही हैं। thelalantop.com के हमारे रिपोर्टर सौरभ त्रिपाठी नालंदा के राजगीर में थे और कुछ नौजवानों से उन्होंने बीजेपी और आरजेडी के मैनिफेस्टो पर राय पूछी। तो सुनिए एक लड़के ने क्या जवाब दिया। मैं जहाँ नए लड़के भी खड़े, नौजवान खड़े हैं, जो एक बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, पढ़ा और उन्होंने देखा सुना उसके बारे में। 19 लाख नौकरियां बोला है, 19 लाख टोटल को घुमा फिरा के। और तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। तो भरोसा किस पे कर पाओगे? दोनों में से किसी पे नहीं, ना तेजस्वी देंगे और ना ही मोदी जी देंगे। मोदी जी के तो अगर 5-6 साल से झूठ बोल रहे हैं, नौकरी देंगे, 14 लाख रुपया देंगे, वो तो आ ही रहा है। तेजस्वी की बात है, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि वो कहाँ से जनरेट करेंगे? सोर्स बताइए ना। आपके पास रेवेन्यू होगा तब ना आप जॉब देंगे, रेवेन्यू ही नहीं है। आप शराबबंदी कर दिए, रेवेन्यू चला गया, तो आप रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? बोल देना आसान चीज़ है 10 लाख नौकरी, लेकिन देना टफ है ना। 10 लाख नौकरी नहीं दे पाएंगे, वो झूठ है, वो चुनाव का है।
किसी तरह भला फुसला के यूथ को अपने तरह कर लें। अभी के टाइम में सिनेरियो में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको हम वोट दे सके, है ना। सिर्फ और सिर्फ नोटा पे दे सकते हैं वोट कि हाँ हम नोटा देंगे। बाकी अगर यहीं का कैंडिडेट दीजिए, कोई नहीं। विधायक जी तो यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं वो आते नहीं हैं। बाकी जो विधायक हैं जिनको लोजपा से मिला है वो पहले जेडीयू में थे, टिकट नहीं मिला तो लोजपा से ले लिया पैसा देके। ये कह रहे हो कुल मिला के कि जो नौकरियों का वादा किया है उसका रोड मैप नहीं बताया है कि कैसे देंगे, इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहे हो। चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो एनडीए हो, अगर उन्होंने रास्ता बताया होता तो भरोसा कर पाते। रोड मैप दिखाते ना कि हम यहाँ से जनरेट करेंगे। कहाँ का आपके पास बचा ही क्या है जो देंगे? आपके पास मिनरल्स है नहीं तो इंडस्ट्री लगेगी नहीं। बचा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को आप क्या कर रहे हैं? कभी कहीं ITI बना दे रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बना दे रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, कहाँ लगाएंगे ना। यहाँ का किसान का हालत इतना ख़राब है। यहाँ छोटा छोटा किसान है सर, किसी के पास 8 कट्ठा ज़मीन है, किसी का बहुत तो बहुत 4 बीघा ज़मीन है, उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। तो इतना छोटा में वो बेच के फ्रूट प्रोसेस करता ही नहीं है। प्रोसेसिंग करे तब तो हमारा स्टेट बहुत ऊपर चला जाए। वो प्रोसेस ही नहीं करता। वो क्या करेगा? पैक्स वाला आएगा, सबको एक साथ इकट्ठा करेगा, वो खरीद लेगा। तो प्रोसेस होगा कहाँ? यहाँ पे एक है, थोड़ा आगे जाएंगे तो ये कृषि विज्ञान केंद्र है। वहाँ पे आते हैं कुछ साइंटिस्ट लोग हैं, लेकिन बात है यहाँ से बन के वो कोई और स्टेट में या अलग चला जाता है। अगर आप नालंदा को कंपेयर करेंगे रोहतास से, तो नालंदा में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सब्जी होता है और कुछ नहीं। रोहतास में बहुत धान होता है। अगर आप गंगा के पार चले जाएंगे उस तरफ, वहाँ भी बहुत अच्छा खेती होता है, लेकिन वो बाढ़ से है। यहाँ सूखा बहुत है। 2 साल के बाद तीसरा साल इस बार धान हुआ। आप पूछ लीजिए कि जो भी किसान होंगे, हम एक फैमिली से ही बिलोंग कर जो खेती ही करते हैं, तो इस बार अच्छा धान हुआ है सर। लेकिन बाय द वे अगर 8 से 10 दिन के अंदर बारिश हो गया वो भी सड़ जाएगा, है ना, नेचुरल क्लाइमेटीज़ के कारण। तो ये चुनाव के रंग हैं, चुनाव की आवाज़ें हैं जिन्हें हमारी टीम्स आप तक पहुंचा रही हैं। ये संवाददाता थे सौरभ त्रिपाठी नालंदा के राजगीर से। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। दूसरी खबर आज की अमेरिका से चुनी है हमने। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह प्रेसिडेंशियल डिबेट का आखिरी राउंड संपन्न हो गया। अब भारत में इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिबेट में इंडिया का जिक्र कर दिया, लेकिन अच्छे कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया। सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या। Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord. तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे उसका मतलब ये है कि चीन की तरफ देखिए वो कितना गंदा है, रूस की तरफ देखिए, भारत की तरफ देखिए कितना गंदा है, वहाँ की हवा गंदी है। तो पेरिस समझौते से हम बाहर आ गए क्योंकि हम $1 ट्रिलियन खर्च कर रहे थे और हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा था। मैं पेरिस समझौते की वजह से लाखों नौकरियों की बलि नहीं दूंगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और दूसरी बार ऐसा हुआ जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भारत का नेगेटिव लाइट में जिक्र किया। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत और चीन कोरोना के नंबर्स को ठीक से नहीं बता रहे हैं, और अब उन्होंने प्रदूषण को लेकर के बात कही। विपक्षी नेता हमारे यहाँ ये पूछ रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती अच्छी है तो ऐसा क्यों हो रहा है। कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए इसे हाउडी मोदी इवेंट का रिजल्ट बताया है और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसे अनफॉर्चुनेट इवेंट कहा है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने गलत क्या कहा है। उन्होंने सही बात कही है। क्या हमारे यहाँ प्रदूषण वाकई खतरनाक स्तर पे नहीं है? एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट भी है जो कहती है कि 2019 में 1,16,000 नवजात बच्चों ने जन्म के 1 महीने के अंदर दम तोड़ दिया पॉल्यूशन की वजह से। जो दुनिया भर के कार्बन एमिशन करने वाले देश हैं उनमें भारत चौथे नंबर पर है। चीन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद 7% कार्बन एमिट करता है भारत। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात तथ्यात्मक तौर पे गलत भी नहीं है, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी के लिहाज से क्या ये एक झटका है भारत के लिए? ट्रंप का ऐसा कहा जाना, क्या ये इतनी बड़ी बात है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत से मैंने बात की और उनसे पहले यही पूछा कि ट्रंप का बयान, तथ्य चाहे जो भी कहते हों, क्या इस बयान का कोई डिप्लोमेटिक रेलेवेंस है?
देखिए, इसका डिप्लोमेटिक रेलेवेंस तो कुलदीप कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि ये तो अगर बाइडेन साहब जीतेंगे तो वो मुझे लगता है ज़्यादा परेशानी में भारत को डाल देंगे डिप्लोमेटिकली, और एक्सपेक्ट करेंगे भारत से बहुत ज़्यादा। तो ट्रंप ने अगर ये कहा कि हवा भारत की ख़राब है, तो उससे कोई नई बात डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही उन्होंने। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत में उसकी प्रतिक्रिया, क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो उसको ये दूसरी बार उन्होंने भारत पर कमेंट किया है डिबेट्स में। लेकिन मुझे लगता है जो मुद्दा बड़ा है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज का जिस तरह से डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, इतना बड़ा एक पूरा सेगमेंट क्लाइमेट चेंज को इस डिबेट में मिला, और उसमें आपने दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ देखे डोनाल्ड ट्रंप का व्यू, ये उन्होंने स्पष्ट किया कि वो क्यों पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर हुए, और क्योंकि उससे उनके पर्सपेक्टिव में उससे उसका जो इम्पैक्ट है अमेरिकन इकोनॉमी पर वो ज़्यादा ख़राब पड़ रहा था, और वो नहीं चाहते ऐसा हो। और जो बाइडेन है, बाइडेन साहब ने क्लाइमेट चेंज को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और उन्होंने कहा ये तो एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ह्यूमैनिटी के लिए, और कुछ ना कुछ तो, और अमेरिका को बहुत ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो वो दो डिफरेंट विजन्स आपको मिले। उसमें भारत और चीन का जिक्र हुआ, क्योंकि जैसा आपने कहा भारत और चीन बड़े एमिटर्स हैं। हालांकि भारत का 7% का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है कंपेयर टू अदर्स। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि उसका जो रैंकिंग है भारत की, वो तो है ही चौथा सबसे बड़ा एमिटर है। लेकिन दूसरा ये देखें कि पिछले भारत की जो पॉलिसी है उसी में बदलाव आ गया है। हम पहले जो क्लाइमेट चेंज को रेजिस्ट करते थे, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ स्टेप्स जो ग्लोबल एफर्ट्स को रेजिस्ट करते थे, अब भारत उसमें लीडरशिप की भूमिका निभा रहा है। तो भारत, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो या क्लाइमेट चेंज में भारत का पार्टिसिपेशन हो, तो उसमें भारत अपने आप को, भारत ने अपना रोल रीडिफाइन ऑलरेडी कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर बाइडेन जीतते हैं, तो बाइडेन, क्योंकि वहाँ उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, खासकर प्रोग्रेसिव्स जो हैं, वो क्लाइमेट चेंज को बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं, तो उसका इम्पैक्ट विदेश नीति पर जरूर पड़ेगा, और भारत और अमेरिकी जो संबंध है उसमें क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा बन के खड़ा हो सकता है। जी ठीक है प्रोफेसर पंत, ये तो मतलब इंडिया के जिक्र की बात हो गई। लेकिन प्रेसिडेंशियल डिबेट पे थोड़ा सा बात करना चाहें अगर, अब फाइनल राउंड हो चुका है। पहला राउंड जो था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था डिबेट का, अब आखिरी राउंड हो गया है। अपने आप में ये पूरी डिबेट कैसी रही, एक ओवरऑल टोन कैसी रही, मुद्दे कौन से निकल करके आए, टेक अवेज क्या रहे? जो शालीनता दिखनी चाहिए थी ऐसी डिबेट में वो फिर से वापस आई, और कहीं पर जो म्यूट बटन था उसका इफेक्ट नज़र आया। पहला जो डिबेट था वो तो वॉश आउट था, उसमें तो डिबेट था ही नहीं। तो जो ये डिबेट हुआ, जो एंगेजमेंट हुई, उससे दो विजन्स जो ऑर्डिनरीली किसी भी डिबेट में, इस तरह की जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं उसमें होता है कि दो अल्टरनेटिव विजन्स अमेरिका के लिए, अमेरिकन्स के लिए, अमेरिकन पॉलिटिक्स के लिए और अमेरिकी विदेश नीति के लिए, वो दो विजन्स, कंट्रास्टिंग विजन्स उभर कर आए। दोनों कैंडिडेट्स ने डायरेक्टली अपनी बात रखी लोगों के सामने आखिरी बार, और एक तरह से जो दो बड़े बहुत ही डिफरेंट अप्रोचेस हैं उनको वापस से अंडरस्कोर किया। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा तो ये हुआ कि एक डिबेट हुई, एक शालीनता के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ, जो भी लिमिट्स थी उसके अंदर, और दो जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके अपने अपने व्यूज सामने आए। और इसमें जो बातें उभर कर आई वो ये थी कि मुद्दे कौन कौन से थे। देखिए, मुद्दे वही हैं जो अभी तक जिन पर कैंपेन हो रही है। चाहे उसमें कोरोना वायरस का मुद्दा बहुत बड़ा था, उसकी बात हुई। उसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का मुद्दा था, उसमें बहुत बड़ी बात हुई। दोनों ही ने अपना अपना पक्ष इस मुद्दे पर भी रखा। लेकिन जैसा कि हम पहले सेगमेंट में जिक्र कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन के आया, और दो कंट्रास्टिंग व्यूज उभर कर आए। और खासकर ऐसे टाइम में जब इकोनॉमी की हालत खराब है, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है अमेरिकन इकोनॉमी, और उसमें आप उसका आपने पोस्ट इलेक्शन डिबेट में भी ऑलरेडी एक काफ़ी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जब ट्रंप ने आरोप लगाया कि किस तरह से जो बाइडेन ऑयल इकोनॉमी को ख़त्म करना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट जो बाइडेन की कैंपेन पर पड़ा, वो पूरा आज पिछले कुछ घंटों से जो अमेरिका में कैंपेन चल रहा है, जो बाइडेन इस तरह से अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है जो बाइडेन को, खासकर टेक्सास जैसे कंटेस्टेड स्टेट में जो कि ऑयल पर इतना डिपेंडेंट है।
तो कहीं पर वो जो एक पैराडाइम था उसको ट्रंप ने शिफ्ट करने की कोशिश करी, गोलपोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश करी और थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करी जो बाइडेन पर। और जो बाइडेन ने उसका जवाब दिया, ट्रंप को घेरने की कोशिश करी, ट्रंप की कोरोना के एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड में, ट्रंप के रेस रिलेशंस के रिकॉर्ड में और ब्रॉडर गवर्नेंस इश्यूज पर। ब्रॉडली एक की डिबेट सफल रही दो कंट्रास्टिंग विजन्स को प्रेजेंट करने में, लेकिन मुद्दा ये सबसे बड़ा है कि जो ओपिनियन पोल्स हमको बता रहे हैं कि सारे वोटर्स, ज्यादातर वोटर्स तो डिसाइड कर चुके हैं उनको किसको वोट करना है। ये डिबेट्स तब इम्पोर्टेंट होती हैं जब एक बहुत बड़ा तबका अनडिसाइडेड हो। अभी जो भी हमको पता है ओपिनियन पोल से वो ये है कि बहुत छोटा तबका है, बहुत छोटा जो एक प्रोपोर्शन है वोटर्स का जो अनडिसाइडेड है। कोई गेम चेंजिंग इसमें एक ऐसा कोई मुद्दा मुझे नजर नहीं आया कि कोई नॉकआउट ब्लो जिसको कहते हैं दोनों साइड से नहीं लगा। तो मोटा मोटा स्टेटस को बना हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए ये डिबेट अच्छी रही, क्योंकि पहली डिबेट पूरी तरह वॉश आउट थी और उसका जो इम्पैक्ट था वो ये था कि लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि अमेरिकन डेमोक्रेसी अपने आप को रिकंसाइल नहीं कर सकती कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, इतना पोलराइजेशन है। ये थे प्रोफेसर हर्ष पंत। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो दिन भर में आज बिहार की बात हो गई, अमेरिका की बात हो गई और अब बारी है मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। गुड्डू पंडित वापस आ गए, वो जाएंगे नहीं। अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। जी, अब बारी है मिर्ज़ापुर की। 2 साल के इंतज़ार के बाद अमेज़ॉन प्राइम की सुपरहिट वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर का दूसरा सीज़न आ गया है। कल रात इसके एपिसोड्स रिलीज़ हो गए। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, लेकिन पहला सीज़न देखने वाले इतना तो जानते ही हैं कि गुड्डू पंडित का आधा परिवार ख़त्म हो चुका है और अब मुन्ना और अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया से उनको बदला लेना है। बदला वो कैसे लेंगे यही दूसरे सीज़न में है और मैंने नहीं देखा है, पूरी रात जागना पड़ता उसे देखने के लिए। पर हमारे एक साथी हैं जिन्होंने रत जगह करके मिर्ज़ापुर का दूसरा सीज़न देख लिया है। इनका नाम है मोहित ग्रोवर। मोहित भी आपको कोई स्पॉइलर नहीं देंगे। उनसे हमारे साथी ऋतुराज ने बात की। तो मोहित, कैसा भौकाल रहा मिर्ज़ापुर 2 का? कल रात से ही भौकाल मचा पड़ा है और 2 साल लोगों को इंतजार रहा था, अब आएगा और कल आ ही गया। और इसके आने में भी एक अच्छी कहानी रही। वो कहानी ऐसी है कि सबको इंतजार था कि 11 बजे आएगा, लेकिन कुछ के पास 8 या 9 बजे ही आ गया था और उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भौकाल मचा हुआ था। अब लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। गुड्डू भैया और मुन्ना भैया की लड़ाई सोशल मीडिया पर मीम बनकर, एकदम मीम की बाढ़ जिसे कहते हैं, वो आ गई है। तो क्या कहते हैं, 2 साल का जो इंतजार था वो वर्थ रहा? लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कहानी छोटी थी ना, और अब के उसके ठीक बाद जैसे कहानी शुरू हुई है, मैं यहाँ पर ज्यादा कहानी में क्या है उसका जिक्र ना करूं। और हमें करना भी नहीं चाहिए। जिन लोगों ने नहीं देखा है, हम उनके लिए बिल्कुल स्पॉइल नहीं करेंगे उसे, वरना वो मजा खराब हो जाएगा। लेकिन लोग काफी खुश हैं। मैंने देखा है कि क्योंकि लोगों को बहुत वक्त से ऐसा इंतजार था कि कुछ धमाका होने वाला है मिर्जापुर में। क्या गुड्डू भैया बदला ले पाएंगे, बबलू भैया क्या कालीन भैया बच पाएंगे, मिर्जापुर की गद्दी पे कौन राज करेगा, जौनपुर का क्या होगा और मुन्ना भैया कैसे रिएक्ट करेंगे। मतलब ये चीजें, ये सवाल लोगों के हर कोई पूछ ही लेता था। और अब देखिए, अब दूसरा सीजन खत्म हो गया है, अब लोग तीसरे सीजन के सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन कहानी जो दूसरे सीजन का रहा, मैंने भी देखा। क्या लगा आपको कि मिर्जापुर से थोड़ा कहानी शिफ्ट होकर वो लखनऊ की तरफ ज्यादा बढ़ गया है, राजनीति उसमें ज्यादा घुस गई है? और एक बात जो और मैंने ऑब्जर्व किया कि पहले वो बदले की जो भावना थी ना, पहला सीजन बदले पे था, दूसरे सीजन में बदला तो है लेकिन प्यार मोहब्बत थोड़ा हावी हो गया है। हाँ, और मेरे ख्याल से पहले सीजन फिर वो अगर उनको कहानी आगे बढ़ानी रही तो वो अच्छा ही रहा कि आपने सिर्फ मिर्जापुर का बाहुबल दिखाया, फिर आप बढ़ा, क्योंकि बिहार तक भी आपने एंटर कर दिया थोड़ा बहुत, और जौनपुर आ गया, लखनऊ तो आ ही गया है। अच्छा है कि लड़ाई देखने को मिल रही है और लड़ाई के साथ थोड़ा रोमांस का तड़का भी इन्होंने लगा दिया है। लेकिन जो रिएक्शन आ रहे हैं वो मिले जुले आ रहे हैं। हाँ, अभी रिएक्शन पे ही हम लोग लौटने वाले थे कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बहुत खराब लग रहा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अबे ये क्या बना दिए हो ये क्या बवासीर बना दिए हो। बिल्कुल, जिनको अच्छा लगा है उनको बहुत ही अच्छा लगा है,
और जिनको पसंद नहीं आया उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। हाँ, मतलब एवरेज रिएक्शन वाले बहुत कम है, या तो लोग तारीफें कर रहे हैं या तो लोग उतने खुश नहीं है, शायद उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे पहले सीजन के मुकाबले। हालांकि जिस तरह का भौकाल फर्स्ट सीजन में इन लोगों ने बना दिया था, उसके बाद लोगों का एक्सपेक्टेशन हाई होना लाजमी था। ऐसा ही सेक्रेड गेम्स के साथ हुआ था। जब सेक्रेड गेम्स आया था तो पहला सीजन बहुत ज्यादा हिट हो गया था, लेकिन दूसरा सीजन ऐसे आया कि वो बिल्कुल लोगों को समझ ही नहीं आया, वो ऊपर से चला गया। एक इसमें ये हो गया है मामला कि टेलीग्राम पे लोगों ने इसे रिलीज कर दिया है और ये किसी भी वेब सीरीज के लिए या किसी भी फिल्म के लिए ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, और हमारा देश तो देखिए जुगाड़ वाला देश है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। हर किसी के पास ये बड़े बड़े जो अब नेटवर्क आ गए हैं, इनका सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर मिर्जापुर की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि वो कहानी को एक्सटेंड करने के चक्कर में कि हम सिर्फ क्या कहते हैं क्राइम ना दिखाएं, लव रिएक्शन भी ले आए, पॉलिटिक्स भी ले आए, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं और इसी वजह से लोगों को क्लाइमेक्स कुछ पसंद नहीं आया। हुक दे दिया गया है यहाँ पर भी, और इसलिए लोग अभी से ही करने लगे हैं कि अब आगे क्या होगा। एक बात और जो इस सीजन में बहुत अलग दिखी कि फर्स्ट सीजन में बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर पूरा सीरीज फोकस था, लेकिन सीजन 2 में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आए हैं और ऐसा लगता है कि हाँ अब बहुत सारे चेहरे हैं मिर्जापुर 2 में। हाँ बिल्कुल, पहले सिर्फ ये था पहले सीजन में कि गुड्डू, बबलू और मुन्ना भैया और कालीन भैया के आसपास ही चीजें घिरी हुई थी, लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने कैरेक्टर बढ़ाए हैं उससे मतलब हमें ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इनका बहुत लंबा प्लान है जाने का, कि आगे जाकर ये कैरेक्टर बढ़ते ही जाएंगे। जैसे हम वेस्ट की सीरीज में देखते हैं कि एक एक उनका शो 10-10 सीजन तक चला जाता है, क्योंकि उसमें नई नई चीजें आती रहती हैं। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अब सब कुछ वेब शो हो गया है, तो अच्छी चीज हो जाएगी हमारे लिए। बिल्कुल। और पूरे मिर्जापुर सीरीज को देखते वक्त, सीजन 2 देखते वक्त बहुत बार जैसे सेक्रेड गेम में ये हुआ था कि आप बोर होने लग गए थे बीच में, लेकिन ये सीरीज कहीं बोर नहीं करती है, कहानी बढ़ती रहती है। आप ऐसा नहीं आपको कभी लगेगा कि यार चलो बंद कर देते हैं टीवी। हाँ, इनका पेस बढ़िया है, लेकिन इसी चीज में मैं एक रिएक्शंस वाली जो बात है वो जोड़ता हूँ कि लोगों को पसंद क्यों नहीं आया। असल में जिनको धमाके वाला इंतजार था कि भोकाल टाइप, जिनको वो देसीपन का नीड था, उनको ये बहुत अच्छा लगा है। और जो बहुत ज्यादा फिल्मी कीड़े टाइप हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि इसमें अच्छी कहानी होनी चाहिए थी और क्या होगा, थ्रिलर टाइप होना चाहिए, तो वहां कुछ लोगों को शायद निराशा मिली है और इसीलिए कोई या तो बिल्कुल ही पसंद कर पा रहा है और बिल्कुल ही कोई नकार दे रहा है इसको। वही एक्सपेक्टेशन वाली बात है। जैसे हमने सेक्रेड गेम्स की बात की, उसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स के जो अंतिम सीजन और अंतिम सीजन के कुछ एपिसोड्स हो गए वो लोगों को पसंद नहीं आए, तो वो एक्सपेक्टेशंस की बात है कि किनका एक्सपेक्टेशंस कितना हाई है और वो उसे किस तरीके से देखते हैं। लेकिन मीमर्स के लिए, जो सोशल मीडिया पर हमारे जो दोस्त मीम बनाते रहते हैं, उनके लिए तो मतलब खुशी आ गई है। 2020 की सबसे पहली खुशी यही है क्योंकि कल रात से मीम की बाढ़ आ चुकी है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि मिर्जापुर का मीम मिर्जापुर से ही बन रहा है, मिर्जापुर के डायलॉग से ही लोग बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अंत में बस जाते जाते इन्हीं बातों को कहते हुए खत्म करते हैं कि कैसा है मिर्जापुर 2 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मिर्जापुर है ये इंपॉर्टेंट है। वाह, आप हमसे जुड़े और हमने मिर्जापुर पे थोड़ी बहुत बतकही करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। भोकाल बना रहे मिर्जापुर का। आज तक रेडियो पर आज दिन भर में इतना ही। कल मनी मैनेजर ज़रूर सुनिएगा। स्कैम 1992 सीरीज़ देखकर बहुत लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में या अभी एंट्री ही लेना चाहते हैं तो आपके लिए किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। वेब सीरीज़ देख करके चक्कर में मत पड़िए, बहुत सारी बातें हैं उसमें जो नहीं है। इस बार मनी मैनेजर के एपिसोड में वो होगा। हम आपको कुछ बुनियादी चीज़ें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप ये फैसला थोड़ा बेहतर तरीके से कर पाएंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो कल शाम आप आज तक रेडियो पर मनी मैनेजर सुन सकते हैं। आज तक रेडियो के किसी भी पॉडकास्ट के बारे में आप अपना फीडबैक हमें लिख कर भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर। radio@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है। आपके ईमेल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। दिन भर में आज इतना ही। साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। नमस्कार।